नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। फाइनली हम चैप्टर 3 को ख़त्म करने जा रहे हैं। चैप्टर 3 के कॉन्सेप्ट का लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है पोटेंशियोमीटर एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, अब पोटेंशियोमीटर बेसिकली क्या होता है तो हम देख लेते हैं। पोटेंशियोमीटर पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। मान लो कि आपके पास एक रजिस्टर है जिसकी वैल्यू है 5 ओम। इधर से 1 एम्पियर का करंट जा रहा है। तो अगर आपको फाइंड करना है कि इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, V फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे। सबको पता है, एक ही चीज लगाओगे, दैट इज व्हाट, वोल्ट मीटर। तो ये वोल्ट मीटर कितना रीडिंग देगा। आपको लगता है कि V इज इक्वल टू IR रीडिंग देना चाहिए, तो कितना करंट जा रहा है बताओ, 1 एम्पियर। और रजिस्टर कितना है, 5 ओम, सो V कितना मिलना चाहिए, 5 वोल्ट। बट इन रियलिटी होता यह है कि जैसे ही आपने ये बनाया, ठीक है, यहाँ पे आपने वोल्ट मीटर V कनेक्ट किया, यहाँ से 1 एम्पियर करंट में से थोड़ा सा करंट मान लेते हैं 0.25 एम्पियर करंट ऊपर चला गया और यहाँ से 0.75 एम्पियर। क्यों करंट ऊपर जाएगा, बिकॉज ये वोल्ट मीटर होता है, इट हैज सम रेजिस्टेंस, और जिसके पास रेजिस्टेंस होगा उसमें से करंट जाएगा। तो अब एक्चुअली इसके अक्रॉस V कितना बताएगा, अब इसके अक्रॉस V बताएगा 1 एम्पियर की जगह पे कितना आएगा, 0.75 और इंटू 5 करो, 0.75 इंटू 5 कितना होगा, 3.75 वोल्ट। समझ में आया। तो इसका मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो 1.25 वोल्ट का क्या हुआ, 1.25 वोल्ट मिसिंग हो गया। अब तो ये एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, तो इसका मतलब आपको पता है कि याद करो हमने EMF पढ़ा था। तो जब आप एक सेल लेके आते हो, ठीक है, अगर वो सेल उसमें लिखा हुआ है 5 वोल्ट, बट अगर आप सर्किट में डालते हो तो वह एग्जैक्टली 5 वोल्ट नहीं बताता। क्यों, वो यूज हो जाता है। तो सेम टू सेम यहाँ पे, तो हमें एग्जैक्ट रीडिंग मेजर करनी हो तो एग्जैक्ट रीडिंग मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर हमारे किसी काम का नहीं है। हमें क्या यूज करना पड़ेगा, हमें यूज करना पड़ेगा एक पोटेंशियोमीटर। बहुत सारी बुक में लिखा हुआ होता है कि पोटेंशियोमीटर डिवाइस है, बहुत सारी बुक में लिखा हुआ है पोटेंशियोमीटर सर्किट है। क्या मानना, तो अभी हमारे लेवल पे हम मानेंगे कि ये एक डिवाइस है। बराबर है, क्लियर हुआ पोटेंशियोमीटर यूज करने का रीजन, क्योंकि बेसिक तो पता होना चाहिए तभी तो हम पढ़ सकते हैं। तो पोटेंशियोमीटर क्यों यूज करते हैं, टू गेट एग्जैक्ट रीडिंग। तो बेसिकली व्हाट इज पोटेंशियोमीटर, तो ये देखो पोटेंशियोमीटर का डायग्राम है। सो पोटेंशियोमीटर is a device in which continuously varying potential difference can be obtained। obtained मतलब उसमें पाया भी जाता है, as well as measured also। ओके, एंड बेसिक भाषा में हम बात करें तो डिवाइस measuring PD is called पोटेंशियोमीटर। देख सकते हो हमारे टेक्स्ट बुक में ये डायग्राम दिया हुआ है, बराबर है। देखो ये क्या है हमारा, ये हमारा बैटरी है जिसमें EMF E है, उसका ये इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, E के बैटरी है। एक रेजिस्टेंस बॉक्स एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किया है, इधर से करंट जाएगा। ये पूरा पोटेंशियोमीटर ये है, पोटेंशियोमीटर का वायर। क्लियर हो गया। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा फटाफट से। ओके, तो अब हम देखते हैं कि अगर आप देख सकते हो फिगर में कि जैसे ही बैटरी को, अगर आप बैटरी है, दैट इज बैटरी में से EMF कितना निकलेगा, E निकलेगा।
जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, वो रेजिस्टेंस बॉक्स दैट इज उसको R मान लेते हैं, उसके साथ कनेक्टेड है, वो भी किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, सो अ बैटरी having EMF E and internal resistance, मैं पूरी बुक की लैंग्वेज यूज करूंगा, हाँ ठीक है, ताकि आपको इजी हो जाए। इंटरनल रेजिस्टेंस R is connected in series with resistance box having resistance R। अभी देखो रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है पता है, जिसमें अलग अलग टाइप के आप रजिस्टर्स मेजर कर, रेजिस्टेंस आपको वेरिंग वेरिंग, देखो पोटेंशियोमीटर क्या बोला था, वेरिंग कंटिन्यूअसली वेरिंग पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस वेरी कैसे होगा, जब R वेरी होगा तब। तो R को वेरी करने के लिए या तो रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं या रियोस्टेट भी लगाते हैं, ठीक है, ताकि रेजिस्टेंस बार बार वेरी होगा तो उसके हिसाब से V भी वेरी होगा। ओके, और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर बार रेजिस्टेंस बॉक्स लो, ना भी लो तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब मान लेते हैं कि हमारा ये वायर भी कनेक्टेड है। देखो लेंथ ऑफ द वायर ए बी क्या है, लेंथ ऑफ वायर ए बी है एल मानते हैं, तो ठीक है। तो अब एक सिंपल सी बात है, अगर देखो इतना बड़ा मेरे पास वायर है, ये ए बी है, अगर मुझे सिर्फ, आपको पता है कि वायर जो होता है उसमें वेरिंग, अगर मुझे सिर्फ इतना दैट इज देखो ए से लेके सी तक इसका रेजिस्टेंस कितना होगा वो मुझे फाइंड करना हो तो उसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ लेना पड़ेगा बेटा। क्या लेना पड़ेगा, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो क्या मान लेंगे, लेट रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इज रो। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इसलिए लिया है ताकि हम क्या है, बार बार अगर मुझे कोई भी लेंथ का कैलकुलेशन करना है तो मैं उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकता हूं। तो देयरफॉर पूरे वायर ए बी का क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, एल इंटू रो हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, क्लियर हो गया, पक्का, ओके। अब हम मान लेते हैं कि अगर, ओके देखो अब हम मान लेते हैं कि वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन रेजिस्टेंस बॉक्स इज इक्वल टू आर, ठीक है। तो देयरफॉर करंट थ्रू वायर, करंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, V बाय आर, ठीक है। तो बेसिकली V हमारा क्या है यहाँ पे E, और ये समझाने के लिए एक्चुअली लिखना नहीं है, आपको समझाने के लिए, बाकी लिखना नहीं। आप बोलोगे सर बार बार क्यों लिख रहे हो, ठीक है नहीं लिखना है, ओके। V बाय आर, V कितना है हमारे पास E, और R कितना है, तो ध्यान से देखिएगा, ये एक तो इंटरनल रेजिस्टेंस R, रेजिस्टेंस बॉक्स का कैपिटल R, और ये इतना बड़ा वायर, ये तीनों किस में है, सीरीज में। सो उसका ये रेजिस्टेंस ऑफ ए बी वायर कितना होगा, L इंटू रो, याद रहेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको मैं नंबर 1 करके छोड़ देता हूं। क्लियर हो गया, पक्का। अब अगर मान लो मुझे सिर्फ ये इतना इतना फाइंड करना है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा वो फाइंड करना है। तो अभी तो हमने क्या फाइंड किया, पूरे ए बी के अक्रॉस फाइंड किया, अब मुझे किसके अक्रॉस फाइंड करना है, इसके अक्रॉस। तो इसके अक्रॉस उसका पहले देखो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, बेसिकली करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, एसी, तो पहले इतना लिख लीजिए, मैं बाद में बताता हूं। ओके, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम पहले लिखेंगे इफ वी वांट टू फाइंड पीडी, if we want to find PD across AC, तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस ऑफ वायर AC। अब चेक करो, वायर AC जो है उसकी लेंथ इतनी है,
तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला यहाँ पे लेना पड़ेगा। अब मान लो ना, एक सिंपल सी बात है, देखो मैंने आपको बताया था कि इतना पूरा है, उसकी लेंथ कैपिटल है, तो इसकी लेंथ मान लेते हैं स्मॉल एल है। ओके, सो मुझे इसका रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो क्या होगा, रो इंटू एल, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इंटू एल, तो कितना हो जाएगा, रो इंटू एल। पूरे का क्या होगा, रो इंटू कैपिटल एल, तो छोटे का कितना होगा, रो इंटू स्मॉल एल। सिंपल सी बात है, क्लियर हो गया। अब क्लियर हो गया, रो इंटू स्मॉल एल क्यों लिया, बिकॉज हमने उसकी लेंथ क्या ली है, स्मॉल एल ली है। डन। तो देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, ए सी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो V इंटू एल क्यों लिया, क्योंकि AC की लेंथ L है, इज इक्वल टू क्या होगा, करंट, उसके अक्रॉस कितना करंट जाएगा, I जाएगा, और इनटू रेजिस्टेंस कितना होगा, जल्दी से बताओ, रेजिस्टेंस होगा हमारा रो एल, अभी हमने देख लिया ना, पक्का। और उस VL को मैं E ब्रैकेट L भी लिख सकता हूं, E ब्रैकेट L का मतलब क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस L, ये E इंटू एल नहीं है, ठीक है। अब I की वैल्यू फ्रॉम 1 हमारी क्या निकली थी, देखो I की वैल्यू फ्रॉम 1 ये रहा, E अपॉन आर प्लस कैपिटल आर रो एल, तो क्या लिखूंगा, E अपॉन आर प्लस रो कैपिटल है इंटू रो स्मॉल एल हो जाएगा। अब देखो, एक सिंपल सी बात ध्यान से सुनना है, E अक्रॉस L, E रो अपॉन आर प्लस रो एल और इंटू एल। अब मैंने इंटू एल को इतना दूर और अलग क्यों रख रहा है, उसका मैं आपको रीजन बताता हूं, क्योंकि देखो ईएमएफ किसी भी अक्रॉस बैटरी का ईएमएफ कांस्टेंट, रो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ वो भी कांस्टेंट, आर इंटरनल रेजिस्टेंस कांस्टेंट, कैपिटल आर भी कांस्टेंट, तो ये सब कांस्टेंट होंगे। ये जो हमारे भैया होंगे ये सारे क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। तो अब मैं क्या बोल सकता हूं, तो देयरफॉर E अक्रॉस L, इसको मैं कांस्टेंट को दैट इज E अक्रॉस L उसको मैं V नाम दे देता हूं, इसको मैं 5 इंटू एल बोल सकता हूं, वेर 5 इज इक्वल टू व्हाट, E रो अपॉन आर प्लस रो एल एंड इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इसका मतलब अब देखो, एक बात सिंपल सी है कि अगर आपको इसके थ्रू फाइंड करना हो AC, तो यहां तक आएगा। अगर मान लो आपको A से लेके इधर पूरा यहां तक फाइंड करना है D, तो AD क्या आएगा, तो इसके अक्रॉस V अक्रॉस AD क्या हो जाएगा, V अक्रॉस AD क्या होगा, जल्दी से बताओ, 5 तो फिक्स ही है, इनटू अब उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, अब उसकी लेंथ मान लेते हैं L1। अगर मुझे यहां तक फाइंड करना है F तक, तो V अक्रॉस AF क्या हो जाएगा, 5 इंटू उसकी लेंथ अब L2। सो 5 तो कांस्टेंट ही रहेगा, उसके हिसाब से आप क्या फाइंड कर सकते हो, फिर आप किसके भी अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, तो 5 तो कांस्टेंट ही आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर हुआ बेटा, पक्का। तो अब मैं आपको इसका प्रिंसिपल भी लिखा देता हूं, और प्रिंसिपल ही एग्जाम में आता है, ठीक है। इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। प्रिंसिपल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, प्रिंसिपल है ना, उसकी लैंग्वेज वही का वही लिखना, कुछ अपनी लैंग्वेज में मत लिखना, बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ वायर इज डायरेक्टली proportional to distance between 2 पॉइंट्स। देखो ना, ये क्या आ गया, ये देख लो EL, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं EL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, क्योंकि फाई तो कांस्टेंट है, तो उसका SI यूनिट क्या होगा, वोल्ट पर मीटर, और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला होगा M1 L1 T-3 A-1। बेटा समझना एक ही बात है कि भैया
जिसके अक्रॉस आपको फाइंड करना है इंटू 5 कर दो। ओके, क्लियर हो गया? पक्का? श्योर? चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, और ये जो आपका है अभी देखो आपके सामने, ये प्रैक्टिकल लाइफ में जो रियल लाइफ में हमारा पोटेंशियोमीटर होता है वो है। ये देखो हमारा ए, ये हमारा बी, उसके बीच में देखो इतना बड़ा वायर, पहले इधर, फिर इधर से ऊपर से इधर, फिर ऊपर से इधर, फिर उधर, फिर इधर, फिर उधर, ऐसे ऐसे पूरा वायर बनता है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये देखो एक स्टेप, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां और नौवां, ये 9 मीटर का है पूरा। ठीक है, ओके। ये रियोस्टेट, जिसकी जगह पे हमने क्या लिया था, रेजिस्टेंस बॉक्स लिया था, ये की है, ये बैटरी है, सब कुछ ऐसा ही कैसे कनेक्टेड है। तो रियल लाइफ में ऐसे बनता है, आप प्रैक्टिकल करोगे तब आपको पता चलेगा। ओके, अब इस टॉपिक का मोस्ट आईएमपी जिसको बोल सकते हैं कि कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। ओके, पोटेंशियोमीटर यूज करके हमें दो सेल को कंपेयर करना है, मतलब एक सेल है वो दूसरे सेल के कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा है, कम है, वो है। तो अगर आप देख सकते हो कि यहाँ पे बैटरी है, बैटरी जिसका ईएमएफ क्या होगा, मैं ई मान लेता हूं, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या मान लेता हूं, आर मान लेता हूं। वेरिएबल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड है, देख सकते हो, स्विच K1 भी है। ओके, बिटवीन और ए और सी, ए और सी आप देख सकते हो। ओके, अब अगर हमें टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, सबसे पहले कंपेयर करना है, ओके, दैट इज E1 एंड E2। क्या करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बोथ सेल्स आर कनेक्टेड विद ए। क्लियर हो गया? ए के साथ कनेक्ट करके रखेंगे, एंड नेगेटिव टर्मिनल is connected with point 1 and 2। देख लो 1 और 2 के साथ, ये 1 दिख रहा है, ये 2 दिख रहा है। क्लियर हो गया इतना? किसी को कुछ प्रॉब्लम है बेटा? नहीं है ना? चलो आगे बढ़े। ओके, अब ये जो है ना हमारी, उसको 3 वे स्विच बोलते हैं। 3 वे स्विच मतलब एक बार या तो आप 1 3 के साथ कनेक्ट कर सकते हो या 2 3 के साथ। तो पहले 1 3 के साथ कनेक्ट करोगे तो E1 होगा, 2 3 के साथ कनेक्ट करोगे तो E2 होगा। ओके, फिर और क्या दिया हुआ है, 3 is connected to galvanometer which is then connected with jockey। जॉकी मतलब स्लाइडिंग करने के लिए आपको काम आ सकता है। क्लियर हो गया? पक्का? किसी को कुछ डाउट? ओके, अब देखो केस 1, व्हेन 1 and 3 आर कनेक्टेड, चेक करो 1 और 3 कनेक्टेड होंगे, तो इसका मतलब ये जो हमारा है, ध्यान से देखना, मैं 1 और 3 को कनेक्ट कर रहा हूं, 1 और 3 को, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, ओपन। इसके कारण तो कुछ भी काम नहीं आएगा, तो सबका सब किसके थ्रू, इसके थ्रू पास होगा ना, ऐसे। क्लियर हो गया? ओपन हो जाएगा तो मतलब उसके थ्रू तो कुछ भी काम नहीं आएगा ना। अब जब हमने ये ईएमएफ E1 बैटरी का कनेक्ट किया, तो वो गैल्वेनोमीटर जो है वो नल डिफ्लेक्शन किधर दिखा रहा है, नल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है N1 पे। ओके, कनेक्टेड, तो क्या होगा, हेंस E1 सेल इज कनेक्टेड। कौन सा सेल कनेक्टेड होगा बेटा? E1 सेल कनेक्टेड होगा। ओके, तो बाय स्लाइडिंग जॉकी, अगर हम जॉकी को स्लाइड करेंगे, बाय स्लाइडिंग जॉकी देखोगे तो कहां पे हमें मिल रहा है, वी गेट नल डिफ्लेक्शन एट N1। ओके, बराबर है? तो मान लेते हैं A N1, उसकी लेंथ को मैं L1 मान लू, A से लेके N1 देखो, इधर से इधर पूरा
यहां से लेके यहां तक उसकी लेंथ को मैंने क्या मान लिया, L1 मान लिया। क्लियर हो गया? तो L1 हो जाएगा। तो बाय किरचॉफ्स सेकंड लॉ फॉर लूप, कौन सी लूप, ध्यान से देखना बेटा, N1 G3 1 एंड A तो कौन सी लूप बात हो रही है हमारी, N1 G3 1 और A। अब इस लूप में आप देखोगे ये पूरी लूप कंप्लीट हो रही है। तो अब सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस होगा, AN1 के अक्रॉस। सो AN1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, फाई L1। हमने अभी बात करी थोड़ी देर पहले पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल में, फाई L1 होगा ना, फाई तो सबके लिए सेम है, फिर जितनी लेंथ होगी उतना L1 प्लस 0, क्या होगा, प्लस 0, और फिर क्या होगा, माइनस E1 इज इक्वल टू 0। आप बोलोगे सर ये कहां से आया, चलो हम जब भी लूप सिलेक्ट करते हैं तब हमें सबसे पहले क्या करना होता है, ये मान लो हमारी ये लूप है, ठीक है, ऐसे लूप है, ये A, ये N1, ये G, ये 3 1 और A। अगर मैं इसमें करंट कहां से कहां पे फ्लो होगा, जल्दी से बताओ, करंट ये डायरेक्शन में फ्लो होगा। अगर मैं यही डायरेक्शन ले रहा हूं, यही डायरेक्शन, यहां पे देखो हमारा E1 है कि नहीं, तो सबसे पहले E1 की बात करें तो देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव, किरचॉफ्स का रूल क्या बोलता है, माइनस E1 आएगा। फिर ये जो AN1 है वो एक टाइप का क्या है, रजिस्टर है, करंट इस डायरेक्शन में है और पोटेंशियल डिफरेंस भी इसी डायरेक्शन में है। सो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा। ओके बेटा, देखो थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर से मैं आपको समझाता हूं ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। पहले हम सर्किट बना लेते हैं, हमारी ऐसी सर्किट है, ठीक है, ये हमारा कौन सा पार्ट है, ए, यहाँ पे हमारा बैटरी है E1, ये हमारा क्या होगा 1, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा दूसरा 3, ये आ जाएगा G और ये आ जाएगा N1, ठीक है, ये 1 और 3। अब करंट कहां से पास हो रहा है बेटा, एक्चुअली करंट यहां से पास हो रहा है, इस डायरेक्शन में, देखो इस डायरेक्शन में करंट पास हो रहा है कि नहीं, AN1 और इस डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे ये किसके साथ कनेक्ट है, बैटरी के साथ कनेक्टेड है, और हमने लूप लिया है ये, ठीक है। अगर ये लूप लिया है, ये लूप, तो आप चेक कर लो कि भाई यहाँ पे पॉजिटिव टू नेगेटिव जाओगे तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाओगे तो माइनस E1 मिलेगा, देखो हमने माइनस E1 देख लिया। फिर अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे जा रहे हो और करंट का डायरेक्शन ये है, तो क्या हो जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा, और A इंटू N1, ये AN1 के बीच में, A इंटू N1 नहीं, सॉरी, AN1 के बीच में जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 5 इंटू L1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्यों, बिकॉज हमने उसकी लेंथ क्या ली है, L1 है, और अभी हमने पोटेंशियोमीटर का वो पढ़ लिया है, क्या पढ़ा है, प्रिंसिपल, दैट इज 5 इंटू L1। तो देयरफॉर इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं, E1 इज इक्वल टू 5 L1, इसको नंबर 1 करके छोड़ दें। क्लियर हुआ, पक्का, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। ओके, तो अब हम कौन सा लूप लेंगे, अब वापिस अब हम लेंगे, हमारा फर्स्ट क्या निकला था, E1 इज इक्वल टू 5L1 निकला। अब क्या करेंगे, केस 2, नाउ कनेक्ट 2 and 3, hence we will obtain null point at N2। अब पहले N1 पे मिला था, अब 2 और 3 को कनेक्ट करो तो ये क्या हो जाएगा, आपका ओपन हो जाएगा। तो हमें दूसरी बार कहां पे मिलेगा, N2 पे मिलेगा, N1 पे पहली बार मिला था, दूसरी बार N2, क्योंकि अब EMF दूसरा है, दूसरा EMF है तो नल पॉइंट भी दूसरा मिलेगा। तो वेर AN2 को मैं क्या मान लेता हूं, उसकी लेंथ को L2 मान लेता हूं। तो अब वापिस, अब उसके लिए भी जैसे केस 1 लिया था, केस 2 के लिए अब क्या आएगा, वापिस AN2 G3 2 और A, इस लूप के लिए बात करें थे तो क्या निकला था, जल्दी से बताओ, हमारा अब माइनस E2 निकलेगा और प्लस 5 L1 की जगह पे L2 निकलेगा। तो देयरफॉर E2 इज इक्वल टू, मैं क्या बोल सकता हूं,
फाइव L2। क्लियर हुआ? देखो E1 आपका क्या निकला 5L1 और हमारा E2 क्या निकला 5L2। इसको मैं नंबर 2 नाम दे देता हूं। डिवाइड 1 एंड 2, डिवाइड 1 एंड 2। सो E1 इज इक्वल टू 5L1 अपॉन E2 और नीचे आएगा 5L2, 5 कैंसल, देयरफॉर E1 बाय E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। तो इसके बेस पे आपको जब भी कोई कैलकुलेशन करना है तो आप देख सकते हो कि ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। फाइनल आंसर कि आपके पास कंपेयर कर सकते हो। अगर आपको देखो लेंथ L1 और लेंथ L2 मिल जाए, आपको पता नहीं है E1 और E2 क्या है, मान लो E1 अपॉन E2 फॉर एग्जांपल की बात करते हैं, उस E1 की लेंथ आई 4 और E2 की लेंथ आई 5। सो E1 इज इक्वल टू क्या होगा 4/5 टाइम्स E2, मतलब E1 जो होगा वो E2 से छोटा होगा, 4/5 है ना, 4/5 मतलब 1 से छोटा है, मतलब वो छोटा हो गया, कंपेयर हो गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, उसको कंपेयर कर सकते हो। क्लियर हुआ? पक्का? चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा जल्दी से। ओके बेटा, अब हम दूसरा केस ले रहे हैं। दूसरा केस मतलब दूसरा उसका एप्लीकेशन ले रहे हैं, टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। ओके, क्लियर हो गया? अब पोटेंशियोमीटर मेजर करना है तो उस इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करना है तो कैसे, ये उसका सर्किट है, ये उसमें K1 और K2 दो कीज हैं, एक ईएमएफ बैटरी है जिसका ईएमएफ E है और K2 के साथ एक रेजिस्टेंस बॉक्स भी कनेक्टेड है। वेयर लास्ट में क्या था, दो ईएमएफ था और यहाँ पे ईएमएफ E, और दैट इज हमें वही फाइंड करना है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस तो कैसे फाइंड करेंगे बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस, तो बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखना है। सबसे पहले तो हम क्या दिया हुआ है हमारे पास क्वेश्चन में, देख लो हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है एज शोन, ठीक है, एज शोन इन फिगर बिटवीन पॉइंट ए एंड सी। ये सारा गिवन B1 पार्ट आपको लिखना पड़ेगा। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी B, वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस देखो R दिया हुआ है, वेरिएबल रेजिस्टेंस R एंड की K1 आर कनेक्टेड, सेल whose internal resistance, अब साथ ही साथ आप चाहो तो लिख सकते हो तो आपका टाइम बचेगा, सेल whose internal resistance R is to be measured, ठीक है, is in parallel is in parallel with key 2K and resistance box RB। ओके, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस कितना है R। क्लियर हो गया? डन। अब ये दोनों R अलग अलग हैं, ये रेजिस्टेंस बॉक्स, इसको R भी लिखो, ठीक है। अब पॉजिटिव सेल, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल इज कनेक्टेड विद A, पहले हम पूरा गिवन पार्ट लिख लेते हैं, इज कनेक्टेड विद A एंड नेगेटिव टर्मिनल is connected with गैल्वेनोमीटर। देख सकते हो, देखो नेगेटिव टर्मिनल कहां से कनेक्टेड है, गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्टेड है ना। डन, पक्का? ये पूरा गिवन पार्ट है, जल्दी से लिख लीजिए इतना। ओके बेटा, इतना लिख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, अब केस 2 की बात करते हैं कि मान लेते हैं केस 2, इफ K2 switch is
क्लोज्ड। अगर आप क्लोज करोगे तो थोड़ा बहुत इधर से भी जाएगा करंट और थोड़ा बहुत इसमें से भी जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ, तो तब नल पॉइंट चेंज हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि नल पॉइंट इन दिस कंडीशन इज ऑब्टेन्ड एट N2। मान लेते हैं, देखो यहां पे ऑब्टेन किया जाता है, तो हम क्या मानेंगे, लेट An2 उसको लेंथ मान लेते हैं L2। अब ध्यान से सुनना, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप बैटरी लेके आते हो, अगर उस बैटरी को आप यूज नहीं करते हो तो उसमें जितना 5 वोल्ट लिखा हो तो 5 वोल्ट ओपन सर्किट कंडीशन। अगर आपने बैटरी को यूज किया तो उसमें ईएमएफ नहीं आएगा, टर्मिनल वोल्टेजेस आएंगे। टर्मिनल वोल्टेजेस कैलकुलेट होता है तब, अभी जैसे देखो कनेक्ट किया तो ईएमएफ ही रीडिंग बताएगा या रीडिंग चेंज हो जाएगी। जैसे पोटेंशियोमीटर के स्टार्टिंग में बताया, रीडिंग चेंज हो जाएगी। वो रीडिंग क्या हो जाएगी, देयरफॉर V इज टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल E। समझ में आया ना बेटा, क्योंकि अभी की क्लोज की तो थोड़ा बहुत उसमें से भी जाएगा, रेजिस्टेंस बॉक्स में से भी जाएगा, मतलब वो पार्ट प्ले हो रहा है। देखो समझाता हूं, ये मेरा A है, ये मेरा K है, ये मेरा रेजिस्टेंस बॉक्स है, ठीक है, और ये मेरा E है, ये सब गैल्वेनोमीटर, ओके गैल्वेनोमीटर, और यहाँ पे मान लेते हैं कि ये N2। अब आप बोलोगे सर ये बैटरी यहाँ पे कनेक्ट करी हुई है, दैट इज वो बैटरी का क्या करेंगे, उस बैटरी को कुछ नहीं होगा, बिकॉज गैल्वेनोमीटर क्या दिखा रहा है, नल डिफ्लेक्शन। नल डिफ्लेक्शन मतलब जो भी करंट फ्लो होगा वो इसके थ्रू ही होगा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं, अब जो भी करंट फ्लो होगा ना बेटा वो इसके थ्रू ही करंट फ्लो होगा, बाकी सर्किट में कोई भी करंट फ्लो होगा नहीं, क्योंकि तब इसलिए तो वो नल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। और अगर इस सर्किट को मैं अच्छे से सिंप्लीफाई करूं तो ये मेरा E, ये मेरा रेजिस्टेंस बॉक्स, और ये मेरे की, और ये मेरा AN2, ये सब एक दूसरे से क्या है, पैरेलल में है कि नहीं है। अब पैरेलल में है मतलब अगर ये हमारा बैटरी होता है और उसके थ्रू आप अगर सर्किट में कनेक्ट करोगे, जैसे हमारी बात हो गई थी, ये मान लो ये आपका क्या है, ये आपका सेल है, ऐसे ही छोड़ दिया तो ईएमएफ बताएगा, बट कनेक्ट किया तो टर्मिनल वोल्टेज बताएगा। कितना टर्मिनल वोल्टेज बताएगा, वो टर्मिनल वोल्टेज बताएगा V। अब क्लियर हो गया, ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया बेटा, पक्का, किसी को भी कुछ डाउट नहीं है ना। आगे बढ़े, चलो अब हम आगे बढ़ रहे हैं, डन। तो अभी हम क्या बोल सकते हैं, तो देयरफॉर V इज इक्वल टू कितना बताएगा बेटा 5L2। तो अब सर वहां पे E और यहाँ पे V, वही यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज बताएगा, इसको नंबर 2 मानेंगे, डिवाइडिंग 1 एंड 2, डिवाइडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को, तो E अपॉन V इज इक्वल टू क्या होगा, 5L1 अपॉन 5L2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर क्या होगा, E बाय V इज इक्वल टू L1 बाय L2। इतना क्लियर हुआ। बट अब ध्यान से सुना बेटा, बट E इज इक्वल टू I R प्लस R एंड V इज इक्वल टू I। ये कहां से आया बेटा, जब अगर आप बैटरी का ईएमएफ कंसीडर करोगे तो उसमें आपको रेजिस्टेंस बॉक्स R प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल दोनों सीरीज में होंगे। कैसे, तो मैं बता देता हूं, ये सिर्फ इतनी सर्किट पकड़ो, इतनी सर्किट। अब यहां से अगर आप इस सर्किट की बात करते हो, इस सर्किट में तो चेक कर लो इसके अक्रॉस ईएमएफ कितना होगा, तो ईएमएफ इज इक्वल टू इसमें से जितना करंट फ्लो होगा वो, और ये इसका रेजिस्टेंस R और ये इसका रेजिस्टेंस R, ये कैपिटल R, ये दोनों किस में होंगे, सीरीज में होंगे। कैसे सीरीज में होंगे बताता हूं, चलो उसके लिए भी साइड में आपके लिए स्पेशल केस में देखो, ये इतना कनेक्टेड है ना, करंट तो फ्लो हो ही नहीं रहा है, करंट फ्लो हो नहीं रहा है मतलब ये E, ये R,
तो जो भी यहाँ से बैटरी का करंट है वो तो इधर ही घूमता रहेगा, इधर ही घूमता रहेगा, इधर ही, बिकॉज यहाँ पे तो करंट फ्लो नहीं हो रहा है, यहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो रहा है क्योंकि नल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। तो इधर करंट फ्लो हो रहा है, मतलब ये आर और इसके अक्रॉस का स्मॉल आर वो दोनों किस में होंगे, सीरीज में होंगे ना, तो इसलिए सीरीज में। और जब अगर आपने पोटेंशियल दैट इज टर्मिनल वोल्टेज की बात करते हैं तो वहां पे तो सिर्फ आई आर ही होगा। ये तो सिंपल सी बात है, अकॉर्डिंग टू ये कहां से आया, ये आया ओम्स लॉ से। इतना क्लियर हो गया, पक्का? तो जल्दी से इतना लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हमारा निकला क्या था, E बाय वी इज इक्वल टू L1 बाय L2। ई हमारा क्या निकला था, I, R प्लस कैपिटल R, और V क्या निकला था, I कैपिटल R इज इक्वल टू L1 बाय L2। आई कैंसिल हो गया, ये R प्लस R होल अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू L1 बाय L2। हमें क्या फाइंड करना है बेटा, हमें फाइंड करना है स्मॉल r। तो इन दोनों को मैं डिवाइड कर दूं, r बाय कैपिटल R प्लस 1 इज इक्वल टू L1 बाय L2। ये प्लस 1 को दूसरी साइड भेज दूं, सो r बाय कैपिटल R इज इक्वल टू L1 बाय L2 माइनस 1। तो देयरफॉर स्मॉल r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल R L1 बाय L2 माइनस 1। और आप ये भी लिख सकते हो स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R L1 माइनस L2 बाय L1, सॉरी L2 एलसीएम ले लिया, सिंपल सी बात है, डन। इसलिए देखो L1 बड़ा है, ऊपर से आप चेक कर लो आगे के डायग्राम में, ये देखो ये L1 की लेंथ इधर तक है, L2 की लेंथ इधर तक है, कौन बड़ा है, L1 बड़ा है, तो ये हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्लियर हो गया, पक्का, श्योर? किसी को भी कुछ डाउट है, नहीं है ना, पक्का? चलो जल्दी से लिख लीजिए। ओके, एक छोटा सा चीज लिख लेना, वो है एडवांटेज। क्यों क्या एडवांटेज है पोटेंशियोमीटर का, कि इसका एडवांटेज है दैट करंट डू नॉट फ्लो थ्रू सेल whose internal resistance is to be measured, hence it do not affect the value। ओके, सेल में से तो पास ही नहीं होगा, सेल में से पास नहीं होगा, इसलिए उसकी वैल्यू को अफेक्ट नहीं करेगा। देखो कंफ्यूज नहीं होना बेटा, बहुत ही सिंपल टॉपिक है और मोस्ट एमपी टॉपिक है, इन तीन में से एक क्वेश्चन तो श्योरली आता ही है। या तो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल, या तो पोटेंशियोमीटर का 2 AMF कंपैरिजन, या फिर इंटरनल रेजिस्टेंस। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है, हमने सारे देखो ये सारा अच्छे से देख लिया है कि ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे मेजर कर सकते हैं। तो आपको पता है कि भाई एक बार केस वन लेना है जब K2 ओपन हो, तो नॉर्मली E2 इज इक्वल टू 5L1, और जब क्लोज करेंगे तो V, क्योंकि वहां पे टर्मिनल वोल्टेज काम करेगा। क्लियर हो गया, फिर दोनों को हमने क्या किया, दोनों को E बाय V को डिवाइड कर दिया। E की वैल्यू क्या आएगी, I इंटू R प्लस R आएगा, और V की वैल्यू क्या आएगी, IR आएगी। सिंपल सा सिंपल लॉजिक है। ओके, क्लियर हो गया, और उसके एडवांटेज भी हमने देख लिया। तो ये टॉपिक आई थिंक सो आपको क्लियर हो चुका है, नहीं क्लियर हुआ हो तो दूसरी बार देखिएगा। मेरे हिसाब से मैंने आपको इजी वे में क्लियर करने की ट्राई करी थी, फिर भी कुछ डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हो। ओके, पक्का अच्छे से पढ़ाई करो। यहाँ पे खत्म होता है चैप्टर पूरा, 2 लेक्चर अभी भी लेंगे, एक लेक्चर में पूरी एक्सरसाइज करेंगे और दूसरे लेक्चर में हम इसके शॉर्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए। ओके, टेक केयर बेटा।